नमस्कार साथियों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 से संबंधित प्रथम प्रश्न पत्र और सोशल स्टडीज़ से संबंधित विशेष सामग्री पर हम व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस स्वर्णिम अवसर में जी जान लगाकर जुटे हुए होंगे और इस आपके आहुति में मैं भी एक कदम आपका साथ देने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, परंतु निसंदेह अगर आपके लिए मेरे व्याख्यान उपयोगी हैं तो आप इन्हें बखूबी साझा करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम आज परिचर्चा करना जा रहे हैं और वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संघ, द यूनियन। भारतीय संविधान के भाग 5 का शीर्षक है संघ, द यूनियन। ये आपको ध्यान रखना है। इस द यूनियन में संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। साथियों, अगर आपने कभी फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू का नाम सुना हो तो उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जो उन्होंने 1748 में लिखी, उस द स्पिरिट ऑफ लॉज में राज्य से लोगों की रक्षा के लिए राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा, सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के भाग 5 में जिसका शीर्षक संघ है, उसके तहत शासन के अंगों को 3 भागों में बांटा गया है और हमने एक ऐसी शासनीय प्रणाली अपनाई है जिसे संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और जिसमें घनिष्ठ संबंध नहीं होता है उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो आइए, भारत में सबसे पहले संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जिक्र है, फिर विधायिका का जिक्र है और उसके बाद न्यायपालिका का जिक्र है। तो नंबर 1 पर आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन से अंग का जिक्र किया गया है? संविधान में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। दूसरे नंबर पर विधायिका और तीसरे नंबर पर न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, संविधान से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उससे मैं आपको अध्यापन करा रहा हूं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी 2 राष्ट्रपति नहीं होंगे, केवल एक राष्ट्रपति होगा, हेड ऑफ द नेशन। अनुच्छेद 53 एक कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति इसका प्रयोग किसके अनुसार करता है? संविधान के अनुसार करता है। और संविधान क्या कहता है? या तो राष्ट्रपति खुद इन शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थों यानी कि स्थायी कार्यपालिका की सहायता से इनका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 53 का खंड 2 कह रहा है कि 53 एक को ध्यान में रखते हुए अगर संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समापति जो समादेश है राष्ट्रपति में होगा और इसका प्रयोग भी वह संविधान की विधि के अनुसार करेगा। अर्थात तीनों रक्षा सेनाओं का, जिसको रक्षा बल, वायुसेना, थल सेना, नौसेना कहा गया, उन सब का सभापति कौन होगा? सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति। संविधान ने इसको सेनापति नहीं कहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। संविधान ने इसे सर्वोच्च समादेश कहा है, सुप्रीम कमांड कहा है और सुप्रीम कमांड देने वाले को सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 का खंड 3 ये कह रहा है इन उपबंधों के रहते हुए कोई बात, कोई विधि राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति भिन्न प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करता है तो संसद इसे निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब है दोस्तों, यदि संघ सरकार ऐसे कार्य दूसरे को देती है तो उसको कार्य राष्ट्रपति के कार्य नहीं समझे जाएंगे, तथा संसद यदि राष्ट्रपति अपने प्राधिकारियों को देता है तो संसद इसे रोक नहीं सकती है। अर्थात संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग खुद करेगा या अन्यों के द्वारा, जब अन्यों के द्वारा करेगा तो इसे संसद रोक नहीं सकती है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? साथियों, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन गण से जुड़ा हुआ है।
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन लोग करेंगे, वह समूह कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति के लोग शामिल हैं निर्वाचन करने वाले। तो निर्वाचक गण के सदस्य होंगे, कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको ध्यान रखना साथियों, निर्वाचित मेंबर की बात कही गई है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। और दूसरा, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब विधान परिषदों का जिक्र नहीं किया गया है, विधान सभाओं के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। साथ में अनुच्छेद 55 में राज्य जो घोषित किया गया है, उस राज्य में दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो कि 1 जून 1995 से लागू है। तो 17वें संविधान संशोधन पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये अधिनियम कब पारित किया गया? ये अधिनियम 1992 में पारित किया गया। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया? 1 जून 1995 से। तो तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे, जहां 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1 जून 1995 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अथवा पांडिचेरी संघ क्षेत्र को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर, अर्थात 8 संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, उन दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कहता है, अर्थात निर्वाचन का तरीका क्या होगा। यह अनुच्छेद 55 कहता है कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होगा और सब राज्यों के साथ साथ संघ का प्रतिनिधित्व भी क्या होगा? समस्त राज्यों संघ का प्रतिनिधित्व समतुल्य होगा, अर्थात 28 राज्यों में प्रत्येक राज्य जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व करेगा और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश बराबर किसके होंगे? 28 और 2 30 बराबर संघ सरकार, इनके बीच भी बराबर मत मूल्य होना चाहिए। तो मत मूल्य निकालने के लिए अनुच्छेद 55 में तरीका दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 55 ये कहता है कि सभी राज्य जनसंख्या के हिसाब से और सब राज्य यानी कि 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 30 समूहों के साथ साथ संघ सरकार भी बराबर प्रतिनिधित्व रखेगी। किसी राज्य की विधानसभा के एक एमएलए प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मूल्य निकालने के लिए हमें उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या का भाग देना होगा और जितना भागफल आए, अगर 500 से कम है तो कम रहेगा और अधिक है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। सिक्किम की विधानसभा के सदस्य का मूल्य कम होगा क्योंकि जनसंख्या कम है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य का मूल्य ज्यादा होगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से 28 और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्य लगभग 5.5 लाख और संघ सरकार यानी कि लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, 776 सांसदों का मत मूल्य 5.5 लाख होगा। संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए जो मत मूल्य विधानसभाओं के सदस्यों के आते हैं, उनमें सांसदों की सदस्य का भाग देना होगा, वह मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 55 3 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का जिक्र करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 55 का खंड 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस मत पद्धति से होगा। तो साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होगा और यह निर्वाचन मतदान गुप्त होगा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धतियां होती हैं अलग अलग, उनमें से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा और बैलेट सीक्रेट गुप्त होगा। इस अनुच्छेद में जनसंख्या यानी कौन सी जनसंख्या? 1973 की जनसंख्या को आंकड़ा माना गया जो आप देख पा रहे हैं और यह आंकड़ा कब तक स्थिर रहेगा? यह 84 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2026 तक स्थगित रहेगा, अर्थात 2026 तक राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे 2022 में होने वाले हैं, उसके बाद 27 में, तो 26 तक जो चुनाव होंगे वो 1971 की जनगणना के अनुसार होंगे और ऐसा 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किया गया है और यह 2000 के स्थान पर 2026 अंत स्थापित कर दिया गया जो 21 फरवरी 2002 से लागू है। साथियों, इसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात कहता है कि अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो कितने समय तक पद पर रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन किस तारीख से? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है। इससे पहले राष्ट्रपति को
महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? संविधान के अतिक्रमण पर, वोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर महाभियोग लगाया जाता। अन्यथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। साथ ही राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता है, इसलिए वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाए। यहाँ पर यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, यदि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, यदि त्याग पत्र देता है तो ऐसे त्याग पत्र की सूचना अनुच्छेद 56(2) के तहत उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, तुरंत देगा, यानी यथाशीघ्र देगा। अब है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है वह दोबारा अपने पद पर निर्वाचन के योग्य होगा, अर्थात अनंत काल तक वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में जिक्र कहता है। कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा? जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो गई हो और जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ऐसा व्यक्ति किसी लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है? यहाँ पर लाभ के पद में संघ सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य के किसी मंत्री को लाभ का पद नहीं माना गया है। ऐसा पद जो सवैतनिक अवकाश प्राप्त करता है, वेतन प्राप्त करता है, उसे लाभ का पद माना गया है। अन्यथा संसद जिसे लाभ का पद घोषित करे वह। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की पद और सेवा शर्तों को जोड़ा गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि यह है तो जिस दिन राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उस दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्धारित शासकीय निवासों का हकदार होगा। जो वेतन भत्ते मिलेंगे संसद तय करेगी। एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उसकी उपलब्धि और भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, और यदि वह नहीं है तो जो भी उपस्थित है, उपस्थित ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है और वह शपथ लेता है, मैं ईश्वर या अमुक श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि पद का कार्यपालन राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ऐसी शपथ केवल भारत का राष्ट्रपति लेता है, जन कल्याण की शपथ। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जा सकता है। महाभियोग लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा में कोई भी सदन लगाया जा सकता है, लेकिन जो सदन महाभियोग आरोप लगाना चाहता है उसके 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देंगे। उसके बाद ही आप महाभियोग लगा सकते हो। महाभियोग उस सदन में से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और जब एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन अन्वेषण हाउस माना जाता है। दूसरे सदन में प्रस्ताव रखने से पहले न्यायिक समिति के द्वारा आरोप की जांच की जाएगी। अगर ये सही पाया जाता है तो दूसरे सदन में भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस तारीख से पद पर नहीं रहेगा। ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद रिक्ति और भरने के लिए उपबंध हैं। राष्ट्रपति पदावधि से पहले निर्वाचन करा लिए जाएंगे, यानी 5 साल पहले, उससे पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, परंतु यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे, अन्यथा अन्य किसी कारण से रिक्ति हो तो अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्य राष्ट्रपति उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद ग्रहण करेगा, अर्थात शेष कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी दशा में राष्ट्रपति के पद पर जो राष्ट्रपति नहीं है वह 6 माह से अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता है। इसका मतलब अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 70 भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें आकस्मिक रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा, संसद ऐसा उपबंध कर सकती है। पहली बार जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, तब संसद ने अधिनियम बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए जिम्मेदार किया गया।
दोस्तों, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत इस विवाद की सुनवाई केवल सुप्रीम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसी सुनवाई निर्वाचन होने के 1 माह के भीतर ही की जानी चाहिए, उसके बाद नहीं सुनवाई होगी। और सुनवाई करने वाला, शिकायत करने वाला या तो मतदाता हो सकता है या प्रत्याशी हो सकता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1974 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 के अधीन है, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।